750 लोगों को जो मुश्किलों में परेशान होकर के दूसरे देश में रहते हैं। जेल वाला भी केस है और क्रूर मालिकों के चंगुल वाला भी केस है। जो एजेंसियां हैं, एजेंट हैं, क्या ऐसा इनके पास तंत्र है कि लोग इनके झांसे में आ जाते हैं? कोई एक ऐसा केस रहा हो जो आपकी ज़िंदगी का सबसे टफ केस रहा हो, आपको लगा हो यार कि नहीं इसका रेस्क्यू नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप लड़े हो, उसको वापस बुलाया हो, ऐसा कुछ है? अगर कोई भी प्रवासी वहाँ पे डेथ करता है तो उसकी डेड बॉडी भेजने की जिम्मेदारी उस परियोजक को होती है, कंपनी को होती है। कंपनी को। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराने वाला हूं जो लोगों की मुश्किलों को हरता है, जो लोगों के दुखों को कम करता है। वैसे तो लोग उनको प्यार से बजरंगी भाईजान कहते हैं, लेकिन उनका असली तारुफ या परिचय अगर मैं बताऊं तो उनको आबिद हुसैन कहा जाता है। और आप अंबेडकर नगर ज़िले के रहने वाले हैं। हालांकि आपने अपनी कर्मस्थली भोपाल को बना रखा है। ये वही भोपाल जिसको कभी शिवराज मामा के गढ़ के तौर पे जाना जाता था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं, आपकी बजरंगी भाईजान, जिनको पूरा देश जिस नाम से पुकारता है, इनको जानता है, प्यार देता है, दुलार देता है। हालांकि इनका असल नाम मैंने बता दिया है, सैयद आबिद हुसैन। आप अंबेडकर नगर ज़िले के रहने वाले हैं। आपके बारे में जितनी भी तारीफ़ें मैं करूं वो कम है, लेकिन एक लाइन में मैं आपको बता दूं, विदेशों में जो हमारे देश के तमाम लोग अलग अलग हिस्सों से भारत के जाते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, वो विदेशों में जाके कमाई करते हैं। और अगर किसी भी तरह वो वहाँ पे फंस जाते हैं, किसी केस में, मुकदमे में, या वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनकी गलत नीतियों के कारण अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है, तो वहाँ से भारत वापस लाने वाला अगर कोई है तो सैयद आबिद हुसैन। ये परिचय ठीक बताया मैंने? बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा नहीं है कि मैं ही लाने वाला हूँ। नहीं, जिसे हम जानते हैं। हाँ, हमारे आसपास की एक ऐसी शख्सियत जिसे मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। हालांकि दूसरे लोग भी हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। जी बिल्कुल, मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन, जैसा भाई ने बताया। और मेरा जन्म अंबेडकर नगर, पहले तो फैज़ाबाद था और अंबेडकर नगर में हुआ, और मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरी बहन की शादी हुई, तो मैं 95 के बाद 10 साल या 8 साल मान लें, मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी रह चुका हूँ। अच्छा। फूलपुर तहसील में गांव है बखरियाँ। तो बहन से बड़ा प्यार था, तो जब वहाँ पहली बार मैं बखरियाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गर्मी की छुट्टी में अक्सर वहाँ पे 3-4 महीना बिताता था। चलिए, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि बजरंगी भाईजान जो सलमान खान की मूवी है, अमूमन तो लोग आपके काम को तब ज़्यादा पहचान पाए जब उस मूवी में दिखाया गया कि किस तरह से एक माँ बाप से बिछड़ी हुई बच्ची को एक हीरो ले जा करके बॉर्डर पार पहुंचाता है उसके घर पे। तब लोगों को पता चल पाया कि असल काम क्या है सैयद आबिद हुसैन का। तब आपको लोगों ने बजरंगी भाईजान के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने वो जो काम शुरू किया, वो फिल्म की रिलीज होने से पहले या बाद में? ये मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं, लेकिन 2015 से मैंने ये काम शुरू किया है। 15 से उसी दरमियान ये मूवी आई थी। हाँ, लेकिन क्या सोच के किया? लेकिन हाँ, ये है कि वो जो बच्ची का उसमें स्टोरी है, उसी बच्ची की कहानी मेरे से भी जुड़ती है। जब गीता भारत आई और सोशल मीडिया पे ये कवरेज आम हुई, तो एक सुषमा स्वराज जी के साथ। जी हाँ, तो वो एक सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ये चर्चा हो रही थी कि गीता आ गई है तो रमज़ान कब जाएगा। तो रमज़ान एक बच्चा था बांग्लादेश का जो भारत में फंसा था। उसकी स्टोरी मैंने जब जानी तो मैंने ट्विटर पे एक मुहिम चलाई थी, हेल्प रमज़ान, #हेल्प रमज़ान। तो वो जो बच्ची की कहानी बजरंगी भाईजान में है, तो उसी की मिलती जुलती ये कहानी गीता की है। तो वहाँ से मैंने ये शुरुआत की। मैंने गीता के केस में कुछ नहीं किया, लेकिन गीता की कहानी के बाद जो रमज़ान का केस मेरे पास आया, वहाँ से मैंने ये काम शुरू किया। यानी गीता वाले केस से आपको प्रेरणा मिली। और फिर वहाँ से आपने रमज़ान के केस को लेकर के उसको बांग्लादेश वापस भिजवाने में मदद शुरू की। जो भी मेरी थोड़ी बहुत मदद थी। क्या असर रहा उसका? वही मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने वो केस उठाया और अपनी छोटी सी कोशिश की, तो ये हुआ कि थोड़ा सा बात आला हुकाम तक पहुंची। और जो शेल्टर होम की इंचार्ज थी अर्चना जी, वो भी उसमें लगी हुई थी, उनकी भी बहुत मेहनत थी।
तो सबकी मेहनत थी और सबकी मेहनत की वजह से सरकार और वहाँ की हुकूमत और भारत की जो भी सिस्टम होते हैं सबकी मदद से और उस NGO की मदद से, सबकी मदद से जब बच्चा गया तो मुझे अच्छा लगा कि हम इस मुहिम में कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर पाए, जिसकी वजह से वो बच्चा, अगर मेरा 1% 0.0 भी 1% अगर इसमें योगदान मेरा है तो मेरे लिए सुकून बख्श था वो। मैं उन बचाने वाले लोगों में शामिल, बचाने वालों में से हूँ। तो फिर मुझे तलाश हुई कि ऐसे लोग का केस मुझे कहाँ मिलेगा अगर मैं इस पे काम करना चाहूँ। मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने तलाश किया तो एक पत्रकार हैं, उनका नाम है शमसुर रहमान अलवी साहब। तो अलवी साहब ने मुझे एक केस दिया जितेन अर्जुनवार का, जो कि मैंने आपको कई बार जिक्र भी किया है। तो जितेन अर्जुनवार का केस जब हमने किया था तो 2018 में वो लड़का जब पाकिस्तान से आया तो फिर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा कि आबिद हुसैन है रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान। तब से कारवां ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक कम से कम 750 लोग की रिहाई में करवा चुका हूँ। 750 लोगों को जो मुश्किलों में परेशान होकर के दूसरे देश में रहते हैं। जेल वाला भी केस है और क्रूर मालिकों के चंगुल वाला भी केस है, और वहाँ पे बेगाने मुल्क में जो दर दर भटकते हैं, पुल के नीचे रहते हैं या गुमनामी की ज़िंदगी जीते, ऐसे भी बहुत सारे केस। ऐसे लोगों का ये जो आप काम करते हैं, रिहाई करवाते हैं, रेस्क्यू अगर सीधे कह लें तो कराते हैं, भारत वापस बुलाते हैं, तो उसमें काफ़ी वक्त भी ज़ाया होता होगा। तो घर वाले आपको कहते नहीं कि यार इस काम में तो आप वैसे भी कुछ 1 रुपया किसी से नहीं लेते, जहाँ तक मुझे पता है। तो घर वाले कहते नहीं कि बिना मतलब का क्यों ऐसा करते हो, अपने काम के समय को दूसरों के लिए लगाते हो। ठीक है, कई बार दुश्वारियाँ भी आई होंगी आपके सामने इन सब चीज़ों को लेकर के, तो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो मैं इसमें तो ये बात सही आपने कहा कि इसमें मेरा वक्त बहुत ज़ाया होता है, और अपना जो मेरा पर्सनल काम है, जो मैं पेंटिंग का काम, कॉन्ट्रैक्टरशिप काम करता हूँ, वो बहुत प्रभावित होता है इसके लिए। और लेकिन मेरे घर वालों को बड़ा सपोर्ट है, और वो लोग पहले तो नहीं समझ पाए थे, लेकिन अभी मेरा साथ देते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे और मेरे भाई सभी, और मेरी वाइफ, मतलब पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। उनको पता चल गया कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए, इसको मैं थोड़ा तफसील से बता देता हूँ। अगर आप एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो जाते, पेंटिंग या अन्य लाइनों के भी, मैं कहता हूँ आप बिल्डर हो जाते या बहुत पैसे वाले हो जाते, तो शायद आपको बहुत कम लोग जानते, है ना। ऐसा तो था नहीं कि अडानी अंबानी बन जाती है, ऐसा बनना मुश्किल भी नहीं है, अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन जो आज आपको एजाज़ हासिल है, जो आज आपकी पहचान है वैश्विक स्तर पे, है ना, सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी लोग आपको जानते हैं कि कोई बजरंगी भाईजान है, सैयद आबिद हुसैन। तो शायद इस रूप का परिचय दुनिया को नहीं हो पाता, दुनिया वालों को या हम जैसे लोगों के सामने नहीं आ पाता। जी वसीम भाई, मैं इस पर बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा। मैं ये इतना कहूँगा कि मैं बहुत मामूली आदमी था। आप तो फिर भी मतलब एक चैनल के वो हैं, मैं तो कुछ भी नहीं था। मैं पेंटर था और पेंटिंग करते करते ठेकेदार बना था। तो मुझे ये जो एजाज़ मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत कुछ मुकम्मल कर लिया या बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन जितना भी मिला है उसके लिए मैं अल्लाह और लाइफ से भी, हाँ, सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस काम के लिए चुना। और मेरी कोई भी साथ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन एक नीयत थी कि कुछ अलग करना है, कुछ नेक काम करना है, तो ये अल्लाह ने मुझे इसलिए चुना है और मैं करता गया। अल्लाह ने बहुत नवाजा है। इतने सारे अवार्ड हमारे घर में रखे हुए हैं कि कभी आप आइएगा दिखाएंगे। रोज़ मतलब हर हफ्ते महीने में कहीं ना कहीं से कॉल आ जाता है। से गुजरते होंगे तो लोग कहते हैं बजरंगी भाईजान जा रहे हैं। हाँ, तो लोग अम्बेडकर नगर में भी मोहब्बत मिलती है, आजमगढ़ में भी मिलती है, भोपाल में तो सभी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। तो जहाँ जहाँ से मेरा रिश्ता है, जिस ज़िले से, छपरा मेरा ननियाल है, वहाँ भी लोग मिलने आते हैं। अभी हम कल छपरा में थे तो इतने लोग मिलने आए। वहीं मार्केट्स में हम घूम रहे तो वहाँ 4-5 लोग मार्केट में हमें मिल गए, अरे आबिद भाई, बजरंगी भाईजान। तो हमने कहा ये लोग कहाँ से आ जाते, कैसे पहचान लेते हैं। तो ये आप लोग की देन है, और आप जैसे मीडिया वालों ने खूब हमारा साथ दिया। आप अच्छा काम कर रहे हैं, निसंदेह, तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि अभी हालिया आपको एक बड़ा सम्मान मिला, और उसके विषय में बताएँ थोड़ा। हाँ, सम्मान बहुत सारे मिले हैं। रिसेंटली मुझे एक ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। एक ओपन यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया, हाँ, USA की। तो उसमें मुझे उन्होंने एक फॉर्म भेजा था, वो फॉर्म मैंने फिलअप करके दिया, और उनकी कुछ क्राइटेरिया होती है उसको मैंने पूरी की। और फिर उन्होंने मुझे दिल्ली में
2023 मार्च में मुझे वो डॉक्टरेट की डिग्री दी है। तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ का है और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, भले ऑनरी बना लेकिन मैं ऑनरी PhD हो गया हूँ। और मैंने फिर उसके बाद पढ़ाई भी शुरू कर दी है और मैंने में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो जब मेरा मास्टर हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं एक बार PhD खुद भी करूँगा किसी विषय पे। ये बड़ी बात है ना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 750 लोगों की आपने रिहाई कराई है, कोई एक ऐसा केस रहा हो जो आपकी ज़िंदगी का सबसे टफ केस रहा हो, आपको लगा हो यार कि नहीं इसका रेस्क्यू नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप लड़े हो, उसको वापस बुलाया हो, ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारे केस हैं। अभी मेरे पास एक 45 लड़कों का केस है। झारखंड के 45 लड़के हैं जो एक एजेंसी के माध्यम से, दिल्ली की कोई एजेंसी है उसके माध्यम से वो लोग सऊदी अरबिया गए हैं और वो ये हाई टेंशन वायर का काम करने। तो वहाँ पे 2 महीना तो उन्होंने ठीक ठाक काम किया, लेकिन पेमेंट का इशू शुरू से ही था। लेकिन अभी इतना ख़तरनाक उनके साथ वहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो वो केस हमें BBC के एक पत्रकार उन्होंने दिया है। तो उसके लिए बड़ा संघर्ष हम अभी कर रहे हैं और कंटिन्यू उस केस में मैं जुड़ा हुआ हूँ और पल पल की अपडेट लेता रहता हूँ। तो वो मेरे लिए अभी सबसे बड़ा केस है। उससे पहले मैंने एक 48 लड़कों का केस लिया था, वो भी मैंने करवाया है। और मलेशिया में 12 लड़कों का एक केस आया है, उसको भी हम कर रहे हैं। कल हमारे पास एक केस आया है दुबई का, वो भी 12 लड़कों का है। तो केस बराबर आ रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। ये तो कोई एक गड़बड़ ख़त्म नहीं होता है, दूसरा तैयार रहता है। मैं कहाँ से क्या चूक हो रही है और ये जो एजेंसियां हैं, एजेंट हैं, क्या ऐसा इनके पास तंत्र है कि लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सतर्क और सुरक्षित होके जाए, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी। भारत में सही बात है कि रोज़गार उतना है नहीं और पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम कम है, तो लोग विदेश का रुख करते हैं। मेरा कहना विदेश जाना कोई गलत नहीं है। मैंने देखा है आजमगढ़ और हम लोग प्रदेश में रहते हैं, वहाँ पे तो विदेश के रहने वालों का ही ज़्यादा माहौल है। तो मतलब बहुत लोगों को देखा वहाँ पे सक्सेस होते हुए। लेकिन अभी 5-6-10 साल के अंदर जिस तरह फ्रॉड हो रहा है एजेंसियों द्वारा, उससे थोड़ा हमें सतर्क रहने की कोई ऐसी एजेंसी है जहाँ पे इन सारी चीज़ों पे, अगर जैसे कोई विदेश जाना चाहता है तो वीज़े का क्या काम है, जैसा वीज़े में है दर्शाया गया वही काम वहाँ पे, तो ऐसा कुछ है सिस्टम? आजकल बारकोड का ज़माना है, हर वीज़े पे वो बारकोड बना होता है। उसको आप स्कैन करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। दूसरी, अगर आपको वो सब कुछ भी नहीं करना आता है तो आप गूगल पे किसी से सर्च वर्च करवा के आप भारत सरकार मदद.com उनसे आप संपर्क करिए और उन्हें ये चीज़ भेज सकते हैं और वो लोग पुष्टि करके आपको बता देंगे कि ये वीज़ा सही है या गलत है ना। यानी मदद.com पे आप अपने वीज़े को भेजेंगे? हाँ। तो वो मदद.com का नंबर निकालें और उनको कॉल करें। अच्छा। उनको वीज़े की डिटेल बताएं, वो लोग मदद करते हैं, वो लोग बहुत अच्छी मदद करते हैं और ज़्यादातर मैं उन्हीं से मदद लेता हूँ। मैं भी जो कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी मैं विदेश जाके लोग को ला रहा हूँ। मैं जो सरकारी तंत्र है उसका सहारा लेता हूँ, उन्हीं से मदद कराता हूँ। हाँ, ये है कि अब मुझे तजुर्बा हो गया है करते करते, तो बेहिचक मैं कर लेता हूँ। लोग अभी नए हैं तो आप जैसे लोगों को बुलाते हैं बाहर से, तो फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या अप्रोच रहता है और किस तरह से हमारी सरकार मदद करती है इस तरह के प्रकार? देखिए, जब हमारे पास केस आता है, सबसे पहले हम केस को समझते हैं, पहले खुद समझते हैं कि भाई ये केस जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। तो वो हमें पूरी डिटेल बताते हैं। फिर मैं डॉक्यूमेंट मांगता हूँ। डॉक्यूमेंट हमारे पास जब आता है तो वो डॉक्यूमेंट पूरा बंच बनाकर और अपनी तरफ से एक लेटर हम लिखते हैं और वो हम एम्बेसी को, जिस मुल्क में हमारा प्रवासी फंसा है, उस एम्बेसी को और हमारी जो भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है मदद और प्रवासी सहायता केंद्र, विदेश मंत्रालय की 2 वो है संस्था है, उनको टैग करके मैं ये मामला भेजता हूँ। तो फिर क्या होता है, विदेश मंत्रालय की जो संस्था है वो उसको रजिस्टर्ड करती है, रजिस्टर्ड करके मुझे कंप्लेंट नंबर देती है। फिर उसका एक अकाउंट खुल जाता है वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे हम जब जाते हैं तो वो कंप्लेंट नंबर डाल के हम चेक करते रहते हैं कि हमारा केस कहाँ तक पहुँचा।
फिर उसके बाद ये केस वहाँ एम्बेसी पहुँचता है, फिर एम्बेसी वाले उस मामले को वहाँ लोकल लेवल पे लेते हैं कि अगर वहाँ पे लोकल अथॉरिटी का सहारा लेना है तो वो लोग वहाँ लोकल अथॉरिटी का सहारा लेते हैं, या उनके उसमें अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर मामले को शट आउट करवा के फिर वो उसका एग्जिट और आउट पास वगैरह जो भी लीगल प्रोसेस होती है वो करवा के फिर उसको इंडिया भेज देते हैं। और फिर जब वो लड़का इंडिया आ जाता है तो विदेश मंत्रालय की वो वेबसाइट पे वो अपडेट भी आ जाती है कि फला तारीख को लड़का ये डेट को एग्जिट कर गया है। अच्छा, जब लोगों के फ़ोन आपके पास आते हैं कि आबिद भाई मैं बहुत परेशान हूँ, आबिद भाई मैं फंस गया हूँ, एजेंट ऐसा कर दिया, कंपनी धोखा दे दी है, मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ, मेरी मदद करिए, तो जब आप उनकी मदद करके उनको भारत बुला लेते हैं तो कभी कोई मिलने उलने आता है? हाँ, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग फ़ोन भी नहीं करते, तो उसके लिए तो हम बैठे नहीं कि कभी मन में निराशा नहीं होती? यार कोई निराशा नहीं, कोई भी निराशा नहीं, निराशा के लिए थोड़ी काम करें। मैं तो भाई ईश्वर को खुश करना है, अगर अपना काम करते रहो, बाकी सामने का क्या रिस्पांस उसको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग जुड़ भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अभी ऐसा फैमिली जैसे जुड़ गए हैं कि कोई भी घर में और भी समस्या है उसका भी जिक्र करते हैं कि भैया ये हो गया, वो हो गया, दुकान डाल रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो वो एक कई एक्सपीरियंस है उसके बारे में, तो उसमें कोई हमें मलाल नहीं होता। मेरा मकसद है उनको निकालना, वो निकल आए, बस काम खत्म हो गया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने अपने ज़िले में ही देखा 3-4 ऐसे केसेस कि यहाँ के हमारे बहुत सारे भाई जाते हैं जो कमाई करने के लिए विदेशों में। कुछ एक वहाँ में मैंने देखा जो हिंदू भाई हमारे, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। हाँ, कई सारे अभी निज़ामाबाद के एरिया में भी 2-2, 3-3 ऐसे केस हैं और कई अन्य केस भी हैं। तो जैसे मान लीजिए जो इस तरह के केसेस होते हैं, अब परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम करें तो क्या करें, अपने प्रियजन के शव को हम कैसे मंगाएं वहां से, तो उसके लिए क्या करना होता है, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि लोग अगर किसी के सामने, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ, वो लोग अगर ऐसा होता है तो वो क्या करें, किस तरह के उपायों को करें, या आपसे संपर्क करें या लोकल लेवल पे? बहुत सारे लोग जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर मारते रहते हैं लेकिन वहाँ से भी उनको उस तरह की मदद नहीं मिल पाती, तो आखिर वो क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, जब वहाँ पे कोई भी प्रवासी दत्त कर जाता है तो उसके एग्रीमेंट होते हैं, मतलब जब वहाँ पे वो जॉब करने जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ों का एग्रीमेंट होता है, मेडिकल का होता है, मरने के बाद का भी होता है, या एक्सीडेंटल, सब कुछ एग्रीमेंट हो चुका होता है। तो उस एग्रीमेंट के आधार पे अगर कोई भी प्रवासी वहाँ पे डेथ करता है तो उसकी डेड बॉडी भेजने की जिम्मेदारी उस परियोजक को होती है, कंपनी को होती है, पहला। दूसरा, अगर कुछ मामलों में ये भी देखा गया कि कंपनी वाले हाथ खड़ा कर लेते। बिल्कुल सही बात, अगर कंपनी वाले हाथ खड़ा करते हैं तो आप अगर सक्षम है तो खुद ला सकते हैं, उसका एक पावर ऑफ अटर्नी लेटर बनता है, एम्बेसी को आप भेजेंगे, एम्बेसी एनओसी जारी करेगी और आप जाके वो एनओसी हॉस्पिटल में दिखाएंगे, वो डेड बॉडी आपको मिल जाएगी। और भी कुछ टूट-फूट डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो उसी एनओसी के आधार पे वो डॉक्यूमेंट आपको वो क्षेत्रीय अथॉरिटी से मिल जाते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पास पैसा नहीं है और कंपनी भी नहीं है आपको एंटरटेन कर रही है बॉडी भेजने में या आनाकानी कर रही है, तो फिर ऐसे में हम भारत सरकार से अपील करते हैं। हमने कई ऐसे मामले भारत सरकार के द्वारा करवाए हैं और विदेश मंत्रालय पूरी मदद करती है। हाँ, विदेश मंत्रालय और एम्बेसी, और वहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी सेंटर होता है, जैसे कि जो बहुत पुराने जो लोग होते हैं सऊदी अरब, हर मुल्क में इंडियंस, तो वो उनकी एक कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी का काम है कि वहाँ पे जो इंडियन प्रॉब्लम में है या उनका कुछ मसला है तो उस मसले पर वो लोग काम करते हैं एम्बेसी के साथ मिलकर। तो कभी कभी ऐसा होता है वो कम्युनिटी वाले भी मदद कर देते हैं। अगर वो कम्युनिटी वाले के तक ये बात नहीं पहुंच पाई तो फिर ऐसे सरकार उसमें मदद कर देती है। एम्बेसी के बाद ऐसा फंड होता है, मुझे लगता है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं। आपके चंद्रजीत वाला जो मामला था वो मैंने एम्बेसी द्वारा ही करवाया था। वो डेड बॉडी एम्बेसी ने ही, थोड़ा उसमें वक्त लग गया था इसी वजह से कि पहले वो जब स्पॉन्सर को बताया गया तो स्पॉन्सर ने 2-3 महीना टरकाया और एम्बेसी कंटिन्यू उस पर प्रयास करती रही। फिर जब एम्बेसी को लगा कि नहीं ये नहीं भेजेंगे तो फिर एम्बेसी ने फिर एक और लेटर हमसे मांगा। फिर वो लेटर हमने भेजा, उसमें हमने अपील की कि भाई हमें डेड बॉडी इंडिया में चाहिए, तो उन्होंने फिर इंडिया डेड बॉडी भेजी। एक आखिरी सवाल है मेरा, उन तमाम युवाओं से क्या कहेंगे या लोगों से क्या कहेंगे जो बेरोज़गारी या अच्छे पैसे कमाने के वजह से वो विदेशों में जाते हैं, विदेशों का रुख करते हैं, किन किन सावधानियों को करें ताकि वो स्कैम से बचे रहें? हाँ, मैं युवाओं, सबसे ज़्यादा तो युवाओं से ही अपील करना है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बोला कि विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है, विदेश जाना चाहिए। विदेश हम जब जाते हैं
तो विदेश से जो पैसा कमाया जाता है वो उसको वाइट मनी, हम लोग बचपन में कहते हैं ना वाइट मनी कमाता है, और का वाइट मनी कहलाता है। और जो पैसा भारत आता है तो भारत की इकोनॉमी में काम भी आता है, क्योंकि बाहर से पैसा आया ना। बिल्कुल। तो चाहे हम 1 रुपया भी कमा, सुदृढ़ होता है। हाँ, चाहे हम 1 रुपया लाए या 1000 या 1,00,000 रुपया, तो वो भारत की इकोनॉमी में काम आता है। तो आप बिल्कुल जाइए विदेश, लेकिन जो गाइडलाइन है सरकार या विदेश मंत्रालय या एम्बेसी की, उसको आप फॉलो करें। और जो एजेंट से माध्यम से जा रहे हैं तो उसकी आप पुष्टि कर लें, सुनिश्चित कर लें ये सही है, तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट दें और उससे वीज़ा लें। और बहुत सारी इसमें सतर्कता आपको बरतनी है, तो वो आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है ना। और हर एजेंसी जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है, तो रजिस्ट्रेशन भी देख लीजिए। मांग लीजिए, अगर वो नहीं देता है तो समझ लीजिए फ्रॉड कर रहा है आपसे। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी है। और जानने के बाद वहाँ अगर आपके पास आपके साथ वहाँ कोई दिक्कत होती है तो गूगल पे आप जाएं, और सऊदी अरब गए हैं तो रियाद एम्बेसी, आप इंडियन रियाद एम्बेसी डालेंगे तो वो सबसे ऊपर वही आ जाएगा। और वहाँ जो फ़ोन नंबर होता है उस पर कॉल कर दें कि साहब हम यहाँ पे फंस गए हैं, तो वो आपको टाइम दे देंगे और वहाँ पे जाके आप मिलिए, अपनी समस्या बताइए, आप डायरेक्ट भी काम करवा सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मेरा बजरंगी भाईजान, मैं आपके साथ हूँ, और मेरा अकाउंट है फेसबुक और ट्विटर पे सैयद आबिद हुसैन नाम से, वहाँ मुझे संपर्क करिए। तो इंशाल्लाह मैं जिस लायक रहूँगा हर मदद के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए, हमने बातचीत किया बजरंगी भाईजान और रियल बजरंगी भाईजान। फिल्मों में देखा आपने सलमान खान किस तरह पाकिस्तान में एक फैमिली से बिछड़ी हुई बच्ची को वापस करने जाते हैं, तमाम झंझावतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो इनकी भी मुश्किलें कम नहीं है जब ये विदेशों से लोगों को बुलाते हैं, तमाम चरण हैं इसको करने में। तो ये पूरी जानकारी एक मतलब सोशल अवेयरनेस के लिए मैंने इनसे बातचीत किया है, ताकि लोग समझ पाएँ कि विदेश जाएं तो पहले किन चीज़ों का एहतियात बरतें, कैसे जाएं, और अगर जा कर के वहाँ पे कुछ आपके साथ गलत होता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया है, कैसे आप अपने देश आ सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं इन्होंने बताया। जिस तरह से फ़ोन करके आप डायरेक्ट एम्बेसी को अपने काम को खुद करा सकते हैं, और नहीं करा सकते हैं तो जो सोशल अकाउंट पे इन्होंने नाम बताया सैयद आबिद हुसैन करके, ट्विटर फेसबुक पे, वहाँ पे संपर्क करके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद आगे का जो मामला है भारत वापस लाने का, वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज हमने बातचीत किया बजरंगी भाईजान से। निसंदेह इनसे मिल करके आपको भी खुशी हुई होगी इनको देख करके। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। और मुझे लगता है कि ये दूसरी तीसरी बार हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। और आपकी वजह मैं बताना इसलिए चाहूँगा कि कई केस तो आपकी इस वीडियो की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि जब ये वीडियो आप यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं तो मैं वहाँ जाके कमेंट भी चेक करता हूँ। तो बहुत सारे लड़के वहाँ कमेंट पे भी मदद मांगते हैं, और कई ऐसे केस हम लोग ने किया भी मिल के। जी। तो ये वसीम भाई है, ये सिर्फ मीडिया के साथ ही नहीं हमारे, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, और हमारी इस मुहिम में हमारा हमेशा साथ देते हैं। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।